हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शिवपुरी छात्रा के अपहरण मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। जिस अपहरण कांड ने एमपी और राजस्थान पुलिस की नाक में दम कर रखा था, वो फर्जी साबित हुआ है। काव्या नाम की लड़की ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपहरण की झूठी कहानी रची थी। फिरौती के तौर पर पिता से 30 लाख रुपए मांगे थे। उसे विदेश जाना था और यह भी पता था कि पिता ने हाल ही में 54 लाख रुपए में जमीन बेची है, यानी उसे रुपए मिल सकते थे। लेकिन वो फिरौती की रकम लेकर विदेश भाग पाती, उससे पहले ही पुलिस ने साजिश का खुलासा कर दिया। काव्या ने पिता से झूठ बोला था कि वो कोटा में कोचिंग क्लास कर रही है, जबकि वो इंदौर में ही हर्षित नाम के युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी और उसी के साथ मिलकर काव्या ने झूठे अपहरण की साजिश रची। इस पूरे खेल के दौरान लड़की ने जिन जिन जगहों को अपना ठिकाना बनाया, न्यूज 18 की टीम उन सभी जगहों पर पहुंची। ग्राउंड जीरो पर जाकर किडनैपिंग की झूठी कहानी परत दर परत खुलासा किया। हमारे संवाददाता मिथिलेश गुप्ता इंदौर के उस हॉस्टल पहुंचे जहां से लड़की अपने दोस्त हर्षित के साथ फरार हुई। बार उस लड़की को एक लड़के के साथ देखा गया था। वो तस्वीर में सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, तो ये तस्वीर वो आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो इस वक्त आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, वो तस्वीर को देखिए आप। ये एक हॉस्टल है, ये गर्ल्स हॉस्टल है और गर्ल्स हॉस्टल भंवर कुआं चौराहे के पास में एक भोलाराम उस्ताद मार्ग है और वहां की ये तस्वीर है। सर्वदानंद इसका नगर का नाम है और ये देखिए, ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए आप, एक तस्वीर है गर्ल्स हॉस्टल के ठीक बाहर। ये आपको तस्वीर में एक युवक नजर आ रहा है और इसका नाम जो है वो हर्षित है। हर्षित नाम सामने आ चुका है और देखिए इस तस्वीर को हम आपको और दिखाते हैं। और इसके बाहर देखिए आप, ये तस्वीर आप देखिए, इसी युवती का, ये जो लड़की है, इसी का हाथ पांव बंधा हुआ फोटो सामने आता है कि इस लड़की का अपहरण हो गया है। घर वालों को सूचना दी जाती है और इस तस्वीर को आप देखिए। और ये तस्वीर है 19 तारीख की रात। अब वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप देख रहे हैं, ये है दीक्षा गर्ल्स हॉस्टल। ये इसी गर्ल्स हॉस्टल की तस्वीर है। यहां जब ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम पहुंची तो यहां के हमने वार्डन से बात किया, जिसने बताया कि जब यहां पर वो लड़की यहां पर आई थी तो उसने ये कहा था वो एग्जाम देने के लिए आई हुई है, उसकी परीक्षा है और वो एग्जाम देने के लिए यहां पे रुकना चाहती है। 2 दिन के लिए उसने बात किया था और 2 दिन जो है 500 रुपए में तय होता है कि 2 दिन के लिए 500 रुपए देने होंगे। उसके बाद वो 4 बजे यहां पहुंचती है, अपना सामान रखती है और फिर यहां से चली जाती है। फिर लौट के शाम 7:30 बजे आती है और दोनों ही समय में वो तस्वीर में दिख रहा युवक, वो शख्स उसके साथ रहता है। उसके बाद वो अपने कमरे में अपने आप को बंद कर लेती है और कमरा का नंबर था 09, यानी 9 नंबर कमरे में वो रुकी हुई थी। करीब 2-3 घंटे वो फोन में बात करती है और उसके बाद रात लगभग 11 बजे, जो वार्डन ने जानकारी दी है कि 11 बजे फिर इस गेट को खुलाया जाता है कि उसे जाना है क्योंकि उसका भाई उसे लेने आया। और लगभग 11 बजे को समय था जो हमें ग्राउंड जीरो पर वार्डन ने जानकारी दी और 11 बजे उस जो शख्स है उसके साथ वो यहां से, ये जो तस्वीर जो आप बाहर की तरफ देख रहे हैं, इधर वो निकल जाता है। अब इस पूरी चीज को लेकर अगर कड़ियां जोड़ी जाए तो सभी चीज को लेकर कोटा पुलिस जो है इसी इन्वेस्टिगेशन के लिए इंदौर पहुंची और यहां पर एक अमन नाम के शख्स की पहचान होती है। वो अमन वो है जो अभी तक जानकारी सामने आई कि उसी के रूम में उस फोटो को, उस वीडियो को बनाया गया था जो अपहरण के फोटो के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद उससे जब जानकारी सामने आती है, एक नाम आता है ब्रजेंद्र का। ब्रजेंद्र को पुलिस हिरासत में लेती है कोटा पुलिस, इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस, उनसे पूछताछ की जाती है। फिर ब्रजेंद्र सारी जानकारी देता है कि विदेश जाना चाहते थे, इसलिए अपहरण की कहानी रची और उसमें लाखों रुपए की डिमांड की गई। हालांकि जो ब्रजेंद्र है उससे पूछताछ पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी जो तस्वीर में दिख रहा युवक है हर्षित और उसके साथ जो लापता युवती है, वो दोनों अभी गायब है। दोनों की तलाश लगातार जारी है। अलग अलग लोकेशन, जो उनकी लोकेशन आई है, वहां पे लगातार क्राइम ब्रांच और कोटा पुलिस लगातार दबिश दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट डगलस साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। तो जिस दीक्षा हॉस्टल में लड़की रुकी थी, न्यूज 18 ने उस हॉस्टल की वार्डन से भी बात की, सुनिए। 10:30 बजे एंट्री करके आए तो आधा घंटा वो खाने में लग गया था, खाना खा रहे थे। 11 तो बजे हो गए उस टाइम। अच्छा, जब वो यहाँ से गई थी 11 बजे और आई कितने बजे थी? यहाँ 7-7:30 बजे के टाइम में। तो क्या बोल कर आई थी यहाँ पर कि कितने दिन के लिए रूम चाहिए, क्या 2 दिन के लिए एग्जाम के लिए। बोले भैया एग्जाम में। कुछ नाम बताया था अपना? नाम तो नहीं पता, मैं तो ऊपर से रोटी बना रही।
और क्या आईडी कार्ड के लिए क्या बोला? बोले कि अभी मैं मंगवा के दे दूँ, अभी मेरे पास ये नहीं। तो कुछ बताया कि मैं कहाँ से आई हूँ? नहीं, कुछ भी नहीं। और कितने रुपए में बात हुई थी? कितने रुपए देगी? 500 रुपए। 500। तो कल पैसा देगी गई थी या पैसे देगी गई थी? वो रूम नंबर क्या था? किस रूम में रुके थे? 19। अपने ही अपहरण की साजिश रचने के बाद काव्या अपने दोस्त हर्षित के साथ कोटा भी चली गई थी। 19 मार्च को वापस इंदौर पहुंची और इसी हॉस्टल में ठहरी थी, लेकिन यह साजिश रची गई थी भंवर कुआं क्षेत्र के सिमरन हॉस्टल में। यहां हर्षित का दोस्त ब्रजेंद्र रहता है। यहीं पर लड़की ने खुद ही के हाथ पैर बंधवाकर फोटो खिंचवाए थे और अपने पिता को भेजा था। राजस्थान पुलिस सिमरन हॉस्टल से रस्सी और कपड़ा जब्त कर चुकी है। ब्रजेंद्र पहले ही दिन से कोटा पुलिस की हिरासत में है। हालांकि लड़की और उसका दोस्त हर्षित अभी भी फरार है। इंदौर क्राइम ब्रांच और कोटा पुलिस अलग अलग लोकेशंस पर लगातार दबिश दे रही है। न्यूज 18 की टीम सिमरन हॉस्टल भी पहुंची। कोटा पुलिस और इंदौर क्राइम ब्रांच की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जिस युवती का कोटा से अपहरण की बात की जा रही थी, उसका इंदौर कनेक्शन सामने आया है। ठीक पीछे एक मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, अगर तस्वीर में आपको नजर आएगा, ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं ये सिमरन गर्ल्स हॉस्टल लाइब्रेरी लिखा हुआ है। हालांकि अब ये पूरी तरीके से पीजी में तब्दील हो चुका है। यहां पर रहा करता था ब्रजेंद्र, और ब्रजेंद्र था हर्षित का दोस्त। ब्रजेंद्र ने यहाँ पर जो लोग पीजी के केयर टेकर हैं उन्हें ये जानकारी दी थी कि उसके भाई और बहन गांव से आए हुए हैं और जिन्हें वो अपने साथ रोकना चाहता है। सिर्फ एक दिन के लिए उसने अपने साथ रोका था और जो सीसीटीवी हमने जो आपको दिखाई, वो सीसीटीवी में हर्षित और वो लापता युवती इंदौर से नजर भी आते हैं, वो यहीं पर रुके हुए थे। और इसी कमरे में ये जो सिमरन आप देख रहे हैं, यहीं पर पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई थी। अपहरण की जो पूरी प्लानिंग है वो यहीं तैयार की गई थी। इसी के एक कमरे में रस्सी से हाथ पांव बांधा गया और काले कपड़े से उसको मुंह को पूरी तरीके से बांधा गया था। यहीं से कोटा पुलिस ने उस रस्सी को और उस कपड़े को बरामद किया है और अपने साथ ब्रजेंद्र को लेकर गई। कई बार वो ब्रजेंद्र को लेकर यहाँ पर आई, पूछताछ किया गया और यहाँ पे जो भी साक्ष्य मिले थे वो अपने साथ लेकर कोटा चली गई है। लेकिन फिलहाल राजस्थान के जो कुछ अधिकारी वो यहाँ पर मौजूद भी हैं, क्योंकि अभी लगातार इन्वेस्टिगेशन जो है जारी है। तो इंदौर की दो तस्वीर सामने आ चुकी है। एक तो पहला ये सिमरन जो हमने तस्वीर दिखाई आपको, और दूसरा एक दीक्षा गर्ल्स हॉस्टल का, जहां पे वो 3 से 4 घंटे रुकी हुई थी और वहां से बाहर निकलते हुए भी वो सीसीटीवी सामने आ चुका है। तो एक अपहरण की जो कहानी कोटा से शुरू हुई थी, उसका इंदौर कनेक्शन सामने आया। 2 राज्य, 2 मुख्यमंत्री, 2 डीजीपी और 1 केंद्रीय मंत्री इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट डगलस साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। तो अपहरण की इनसाइड स्टोरी क्या थी ये तो आपने देख ली, लेकिन अब बात करेंगे इंसाफ की एक गजब जंग की। अनोखी लाल की अजब दास्तां, जिसे 3 बार फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन आज वही अनोखी लाल बाइज्जत बरी हुआ है। 9 साल की बच्ची के साथ हुई हैवानियत और हत्या का ये वो मामला था जिसने सबको झकझोर दिया था। सवाल है कि आखिर गुड़िया का गुनहगार कौन? कोर्ट का जैसे एक नियम है कि 100 गुनाहगार छूट जाए पर एक बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिए, ये उस दृष्टिकोण से ये फैसला था। नौ साल की मासूम हुई थी शिकार। हैवानियत की हद पार, रेप, मर्डर। 3 बार मिली उसे फांसी की सजा। डीएनए की प्रोसेस पर उठाए सवाल। 11 साल बाद बदल गई तस्वीर। ये अदालत अनोखी लाल को बाइज्जत बरी करती है। साल 2013 और साल 2024 यानी करीब 11 साल का फासला, और इन 11 साल में वो सलाखों के पीछे रहा, जिसे अदालत ने 9 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी और हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई थी।
लेकिन 11 साल बाद अदालत की दहलीज से फैसला आया। वो फैसला है, ये अदालत अनोखी लाल को बाइज्जत बरी करती है। पूरा मामला आपको तफसील से बताते हैं, कैसे अदालत में करीब 11 साल तक ये केस चलता रहा। साल 2013 में खंडवा के छेगांव माखन थाना इलाके में 9 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। इस हैवानियत ने हर किसी को झकझोर दिया था। इस केस में 21 साल के अनोखी लाल को पुलिस ने आरोपी बनाया। 2 दिन बाद ही गिरफ्तारी हुई। 15 दिन में चालान पेश किया गया और 15 दिन में ही अदालत ने दोषी करार देते हुए अनोखी लाल को फांसी की सजा सुनाई। हमारे यहाँ आज से 11 वर्ष पूर्व छेगांव माखन थाना क्षेत्र के अंदर एक 9 साल की बच्ची की लाश मिलती है। उसके 2 दिन बाद हमारा जो आरोपी रहता है अनोखी लाल, इसको पुलिस गिरफ्तार करती है और कोर्ट में पेश करती है। प्रकरण इतना गंभीर रहता है क्योंकि बलात्कार और मर्डर से रिलेटेड मामला रहता है, तो पुलिस ताबड़तोड़ इसको गिरफ्तार करती है और 15 दिन के अंदर केस में चालान पेश कर देती है। आप मानेंगे नहीं, 15 दिन के अंदर कोर्ट फैसला भी कर देती है। ये पास्को एक्ट का पहला मामला था खंडवा जिले का, जिसमें फांसी की सजा सुनाई गई थी। लेकिन अनोखी लाल के वकील ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यहाँ भी फांसी की सजा बरकरार रही। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा। हमारा कहना था कि जो डीएनए के आधार पर हमको 3 बार सजा दी गई थी, ये गलत थी। डीएनए की जो प्रक्रिया थी पुलिस ने पालन नहीं किया। डॉक्टरों ने जो डीएनए की रिपोर्ट में जिस आधार पर दी गई थी, वो रिपोर्ट को हमने दूषित घोषित किया और फिर उस केस में जो डीएनए के डॉक्टर्स थे उसको तीसरी बार हमने बुलाया। फांसी की सजा पर रोक लगाई गई। अब फिर से खंडवा कोर्ट मामला आया। ट्रायल फिर से शुरू हुआ, लेकिन फिर सुनाई गई अनोखी लाल को फांसी की सजा। साल था 2022। ये वर्ष 2022 में जब केस खंडवा में आया, फिर पूरे गवाह बुलाए, पूरा ट्रायल चला। उसके बाद ट्रायल होने के बाद फिर जो यहाँ पर एडीजे मैडम थी, प्राची पटेल मैडम, इनकी कोर्ट में ये केस का पूरा ट्रायल चला और फिर उसके बाद भी हमको फांसी की सजा सुना। इधर अनोखी लाल के वकील भी एक जंग लड़ रहे थे। हाई कोर्ट का दरवाजा फिर खटखटाया गया। अक्टूबर 2023 में ये मामला खंडवा जिला न्यायालय की विशेष न्यायाधीश प्राची पटेल की अदालत में पहुंचा। अनोखी लाल के वकील ने डीएनए प्रोसेस पर सवाल उठाए। पुलिस का केवल जो ग्राउंड था केस का, कोई आई विटनेस इस केस में नहीं थे। मर्डर के केस में किसी ने ले जाते हुए देखा नहीं, किसने घटना करते हुए देखी नहीं। केवल वो जो लड़की के हाथ में 2 बाल प्राप्त हुए थे, उस बाल के डीएनए रिपोर्ट के आधार पर पूरा केस चला। आखिरी तक हाई कोर्ट, उच्च सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सब एक ही एविडेंस था, क्या डीएनए पॉजिटिव था, तो सब सजा देते रहे। डीएनए प्रोसेस की कमियां और खामियां ने तस्वीर ही बदल दी। अनोखी लाल निर्दोष साबित हुआ। बालक का जो अनोखी लाल का जो डीएनए नहीं है, उससे मैच नहीं खा रहा, तो किया ऑफकोर्सली किसी दूसरे व्यक्ति का होगा वो। इसलिए ही तो हमको उसी चीज का तो फायदा दिया गया कि डीएनए इसका है ही नहीं, तो फिर इसको दूसरे व्यक्ति का होगा, इसलिए उसको फायदा मिला हमको। सबसे बड़ा सवाल, आखिर गुड़िया का गुनहगार कौन है? कब मिलेगा खंडवा की गुड़िया को इंसाफ? खंडवा में अमित जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उसकी शादी को महज 3 दिन हुए थे, लेकिन वो शख्स अपनी दुल्हन के साथ घूमने फिरने नहीं गया, बल्कि उसने बनाया किसी के कत्ल का प्लान। 3 दिन बाद दुल्हे ने किसी की बेरहमी से हत्या कर दी। आखिर ये मर्डर मिस्ट्री है क्या? देखिए। शादी के तीसरे दिन मर्डर। दूल्हे ने क्यों रची खौफनाक साजिश? मर्डर की वारदात, दुल्हन बेखबर। सतना टू पुणे, राज छुप नहीं पाया। घर में मंडप सजा, दूल्हे के सिर पर सेहरा सजा। बारात आई और दूल्हे राजा दुल्हन को बिहा कर घर ले आए। शादी को महज 2 दिन ही हुए थे। अक्सर दूल्हा और दुल्हन शादी के बाद घूमने फिरने का प्लान बनाते हैं, लेकिन इस मैरिज में दूल्हे ने किसी के कत्ल का प्लान बनाया।
जिस मर्डर मिस्ट्री से दुल्हन अनजान थी, क्या इस कत्ल का कनेक्शन मैरिज से था? क्यों दूल्हे ने खून से अपने हाथ रंगे? दरअसल 10 मार्च को सतना के रामपुर बघेलान थाना इलाके के एरा गांव के रहने वाले गोविंद की शादी हुई थी। शादी के 3 दिन बाद गोविंद का पता हो गया, जिसकी लोकेशन मिली पुणे में। दरअसल पुलिस की टीम एक मर्डर मिस्ट्री की तफ्तीश कर रही थी। कत्ल हुआ था 20 साल के नीलेश केवट का, जिसकी भमराहा नाला के पास लाश मिली थी। पत्थर से चेहरे को कुचल दिया गया था, जिस हत्या का कनेक्शन जुड़ा गोविंद से। गोविंद ने अपनी ही शादी के तीसरे दिन नीलेश की हत्या कर दी थी। सवाल है आखिर क्यों? जिस कत्ल में उसका साथ दिया दोस्त शैलेंद्र ने। गोविंद ने नीलेश को शराब पिलाने के बहाने बुलाया और दोस्त शैलेंद्र के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। जब गोविंद घर पहुंचा तो गोविंद की नई नवेली दुल्हन कपड़े पर खून देखकर घबरा गई। इधर खून से सने कपड़े आरोपी गोविंद की मां ने छुपाए, वो भी इस केस में सह आरोपी बनी। नशे की सौदागर, खूनी खेल। बंटवारे में वहशीपन, एक कत्ल, कितने राजदार। कहानी कुछ यूं है कि गोविंद 2 महीने पहले 4 किलो गांजा पुणे से लाया था, जिसे उसने नीलेश को बेचने को दिया, इस शर्त पर कि बिक्री के रुपए का बंटवारा करेंगे। लेकिन नीलेश ने धोखा दिया। इधर शादी के बाद गोविंद पर कर्जा चढ़ गया और फिर गोविंद ने शादी के तीसरे दिन खूनी खेल खेला। सतना में शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। क्या कभी आपने आवाज वाले नटवर लाल को सुना है, जो आपकी भी हूबहू आवाज निकालकर आपके किसी अपने को ठग सकते हैं? महज चंद सेकंड में हो जाती है वॉइस की क्लोनिंग, यानी आवाज की नकल। अगर ऐसा कोई कॉल आए तो जरा सावधान। लाइट, कैमरा, एक्शन, वॉइस वाले ब्लैकमेलर, आवाज वाले ये लुटेरे ठग लेंगे। आपके अपनों की आवाज छलावा तो नहीं, जो डरा समझो फंस गया। एआई की मदद से जालसाजी, वॉइस क्लोनिंग, आवाज वाले नटवर लाल। आपके कानों में आपके अपनों की आवाज सुनाई देगी। हो सकता है आपका अपना कभी मदद मांग रहा हो, या कोई ये कहे कि लीजिए बात करिए, आपका अपना मुसीबत में फंस गया है, या ये कि उसने कोई जुर्म किया है, हम पुलिस वाले बोल रहे हैं, वो हमारी कस्टडी में है। लेकिन जिससे आपकी बात हो रही है वो आवाज कोई साजिश हो सकती है। हमारे पास सुबह 8:30 बजे व्हाट्सएप कॉल आया। उसमें वो लोग बोलते कि आप नमामि भंडारी की माँ हो। मैंने कहा आपको पता है क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? वो उनको सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। मैंने कहा सर क्या वजह है? तो बोले इन लोगों ने, इनकी 3 फ्रेंड और इसने मिलकर वो किसी के साथ फ्रॉड किया है। उसके हिसाब से हमने तीनों को अंदर पुलिस कस्टडी में कर लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई टेक्निक से साइबर फ्रॉड की हैरान करने वाली ये वारदात हुई। इसका शिकार हुआ खरगोन के पेट्रोल पंप संचालक श्याम भंडारी का परिवार, जिन्हें व्हाट्सएप पर कॉल आया। ये डर दिखाया गया कि उनकी बेटी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर 20 लाख का फ्रॉड किया। कॉल करने वाले ने खुद को पुलिस वाला बताया, कहा हम सीबीआई से हैं। फिर मैंने उसी टाइम अपनी बिटिया को फोन लगाया तो वो लोग बोलते हैं कि आपने बेटी को फोन क्यों लगाया है? वो आईजी साहब के पास उसका मोबाइल है। तो उसी टाइम उसकी चीखने की आवाज़ मुझे सुनाई दी, तो मैं तो फिर कुछ बोल नहीं पाई। फिर उनके बाद वो धीरे धीरे डिमांड करने लगे कि आप घर से कितना पैसा निकाल सकते हो, कितना जेवर निकाल सकते हो, ऑनलाइन या कुछ भी मेरे को पेमेंट करो। कभी रिश्तेदार बनकर लगाएंगे कॉल,
कभी दिखाएंगे वर्दी का रौब। साइबर फ्रॉड का नया तरीका, हो जाइए सावधान। शक कीजिए, ऐसी जालसाजी से बचिए। लड़की की चीखने की आवाज भी सुनाई, जिससे घर वालों को यकीन हो गया कि यह आवाज उनकी बेटी की है, लेकिन यह आवाज नकली थी। वॉइस क्लोनिंग के जरिए हूबहू आवाज तैयार की जा सकती है। बात करने वाले की आवाज हूबहू वैसी ही होगी जैसे आपके रिश्तेदार की है। यहाँ तक कि वो आपकी आवाज में आपके जानने वालों को मदद के नाम पर चूना लगा सकता है। साइबर फ्रॉड का ये सबसे नया तरीका है वॉइस क्लोनिंग, यानी आवाज की नकल। टारगेट के आवाज की कॉपी करना। फिर थोड़े टाइम हुआ, मैंने कहा सर आपने बोला था बेटी को 10 मिनट बाद छोड़ो, उसके पहले मेरे को बात करवाओ। तो बोले आप बिल्कुल चुप रहो, आईजी साहब आएंगे। फिर आईजी साहब आ रहे, नकली वो गाड़ी आ रही, आवाज़ आ रही है, सब टेबल कुर्सी जो पुलिस स्टेशन पे जो काम होता ना, वो सारी आवाज़ें आ रही थी। मैं पूरे देश के माता पिताओं से अपील करता हूँ कि जिनके भी बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनकी लाइव लोकेशन हमेशा अपने माता पिता और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि कोई ऐसी घटना हो तो हम तुरंत फ़ोन लगा के देख भी सकें और इससे हम बचा जा सकते हैं। खरगोन में भंडारी परिवार को 50,000 का चूना लगाया गया। आवाज वाली ये नटवरलाल आपको ठगने की फिराक में हो सकते हैं। एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से होने वाले साइबर ठगी एक नया प्रकार का अपराध है। इसके माध्यम से कई बार फोटो, वीडियो या ऑडियो को मॉर्फ करके या मॉडिफाई करके उसको संबंधित व्यक्ति के रिश्तेदार या परिजनों को भेज के फिरौती या मोटी रकम मांगी जाती है, और डर के कारण अचानक से संबंधित परिजन ऐसे व्यक्ति को तत्काल राशि का भुगतान कर देते हैं या मनी ट्रांसफर कर देते हैं। इसीलिए पहले क्रॉस चेक कीजिए, जिस रिलेटिव का कॉल आया है उससे बात करिए। ओटीपी, क्यूआर कोड शेयर ना करें। आवाज वाले नटवरलाल गैंग से सतर्क रहें। खरगोन में आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और एक नजर अब टॉप 20 खबरों पर। बुरहानपुर में मामूली बात पर पत्नी का पत्थर से पति ने कुचला